हेलो दोस्तों, आरबीसी एमपीपीएससी में आप सभी का स्वागत है। और आज जो है हम एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए यूनिट 10 जनजातियों से संबंधित टॉपिक गौण जनजातियों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और अ, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सुझाव जरूर दें। ठीक है। आज हम गौण जनजातियों को बिल्कुल पूर्ण तरीके से मतलब सारे फैक्ट इसमें कवर करेंगे, प्लस ये आप मुख्य परीक्षा में भी यूज कर सकते हो, इस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है गौण जनजाति। तो गौण जनजाति की अगर हम बात करें तो गौण शब्द जो है तेलुगु भाषा के गोंडा से आया है। इसका अर्थ होता है पर्वत, या पर्वत पर रहने वाले लोग ही क्या कहलाते हैं, गौंड कहलाते हैं। ठीक है। उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी उत्पत्ति के बारे में कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ठीक है। और उत्पत्ति के बारे में कोई भी प्रमाण इनके उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र की बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग एवं पश्चिमी भाग को छोड़कर संपूर्ण मध्य प्रदेश में इनका क्या है, निवास पाया जाता है। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में लगभग लगभग पाई जाती है, केवल उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में छोड़कर। जैसे अगर हम मध्य प्रदेश का मैप बनाए यहाँ पर, जैसे इस प्रकार से अगर हम देखें तो देखिए, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया उत्तरी भाग वाला हो गया और ये पश्चिमी भाग वाला हो गया। इन क्षेत्रों में गौंड जनजाति नहीं पाई जाती। बाकी संपूर्ण मध्य प्रदेश में आपको गौंड जनजाति जो है देखने को मिलेगी। ठीक है। तो आप ये याद रखें कि पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में नहीं पाई जाती। बाकी सारे जिलों के आप अपने नाम लिखे तो वो गलत नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। गौंड की उपशाखाएं देखिए, मध्य प्रदेश शासन के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 50 से भी अधिक उपशाखाएं हैं गोंडों की। उसमें प्रमुख कौन कौन सी है तो अगरिया है, आरक है, असुर है, बड़ी मारिया है, मयला है, भीम है, भूता है, कोयला भूतिस है, बाइसन है, हॉर्न है, मीडिया है, छोटी मारिया है, धोबा है, धुलिया है, परधान है, खटोला है, खेरवार है, ओझा है, सोनझरी है। तो आप इन जनजातियों की जो गौड़ जनजाति की जो उपजातियां है, कम से कम इसको एक दो बार रीड कर ले, एक दो बार, क्योंकि हो सकता है इसमें से कोई जनजाति के बारे में कि भाई इनमें से कौन सी जो है गौड़ जनजाति की उपजाति नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न बन जाए तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। फिर गौड़ जनजाति के उपजातियों का वर्गीकरण देखें हम, तो दो आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, एक निवास के आधार पर और एक व्यवसाय के आधार पर। तो जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं हम। तो निवास के आधार पर बात करें तो गौड़ जनजाति निवास के आधार पर तीन प्रकार के गौड़ होते हैं, एक राजगौड़, धुरगौड़ और मुड़िया। तो राजगौड़ जो होते हैं ये भूस्वामी होते हैं, इनके पास जमीन वगैरह होती है, कृषि वगैरह करते हैं और ये संपन्न होते हैं थोड़े से। धुरगौड़ जो होते हैं ये मध्यम वर्गीय भूमि वाले, खेती वगैरह करते हैं, थोड़े मध्यम वर्गीय होते हैं। और मुड़िया जो होते हैं निम्न या पिछड़ी जनजाति के गौंड होते हैं। ठीक है। तो ये निवास के आधार पर तीन प्रकार है। व्यवसाय के आधार पर हम बात करें तो अगरिया, लोहे वगैरह का काम करने वाले गौंड जो है अगरिया कहलाते हैं। प्रधान क्या है तो पुजारी का काम करने वाले प्रधान कहलाते हैं। ओझा, तांत्रिक या तंत्र मंत्र विद्या का काम करने वाले ओझा कहलाते हैं। सोलाहस, बढ़ई का काम करने वाले क्या कहलाते हैं, सोलाहस। कोयला भूतिस, नृत्य वगैरह गायन या नाचने गाने वाले जो गुण होते हैं वो कोयला भूतिस कहलाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। बोली की बात करें तो इनकी भाषा जो है, इनकी भाषा को गोंडी बोली कहा जाता है। ये एक द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है। और हल्बी और भजरी भी भाषा भी ये बोलते हैं। तो ये दो जो विशेष नाम है आपको ये याद रखना है। जैसे गोंड से गोंडी तो याद ही रहेगा, लेकिन हल्बी और भजरी ये आपको क्या है, याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोंड भारत की सबसे बड़ी और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो गोंड जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की क्या है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या कितनी है, 50 लाख, 50 लाख के लगभग है। जो कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना है, एक तिहाई है, 33% लगभग लगभग। ठीक है। गोंडों की सर्वाधिक जनसंख्या जो पाई जाती है वो छिंदवाड़ा जिले जिले में पाई जाती है, 6.2 लैक्स।
6.2 लाख। फिर आगे बढ़ते हैं, विवाह प्रथा के बारे में देखते हैं। देखिए, गोंडों में समान गोत्र में विवाह करना जो है वर्जित है, समान गोत्र में विवाह नहीं करते। दूध लौटावा प्रथा का प्रचलन है इसमें। दूध लौटावा प्रथा का मतलब होता है कि ममेरे फुफेरे भाई बहन में विवाह हो, ठीक है, तो ये प्रचलन है। फिर बरोखी रस्म होती है इसमें एक विवाह से संबंधित। बरोखी रस्म का मतलब है कि सगाई में ही शादी कर लेना। जैसे लड़के की तरफ से क्या करेंगे, लड़की के घर सगाई करने जाएंगे और सगाई के साथ ही वो क्या लड़की को घर पर लेके आ जाएंगे, वही वही सगाई में ही वो शादी मान लेते हैं ऐसा, तो उसको बरों की रस्म कहा जाता है। सुवासा क्या होता है, तो सुवासा जो दूल्हे का श्रृंगार वगैरह करने वाला व्यक्ति होता है उसको सुवासा कहते हैं। फिर एक और व्यक्ति होता है मिष्ठा। तो मिष्ठा कौन होता है भाई, तो बारात जब गांव में आती है तो गांव में जब बारात आने के बाद लड़की के घर सूचना देने वाला जो व्यक्ति होता है वो मिष्ठा कहलाता है। फिर एक है बरजोरी प्रथा। बरजोरी प्रथा में क्या होता है, तो बरजोरी प्रथा एक बोल सकते हैं कि गोंडों में विवाह की एक खास प्रथा है। इसमें क्या होता है कि जो दूल्हा होता है उसको पता नहीं होता है कि दुल्हन कौन सी है, तो दुल्हन को जो है उसकी सहेलियों के साथ खड़ा कर दिया जाता है और दूल्हे को ये ढूंढना होता है कि इसमें से कौन सी, मतलब दुल्हन कौन सी है, और उसको ढूंढने के बाद ही अगर वो सही तरीके से ढूंढ पाता है तो उसकी शादी करवा दी जाती है उससे, और अंगूठी वगैरह पहनाता है और फिर शादी वगैरह करवाई जाती है। तो ये बरजोरी प्रथा है, ऐसी उनमें मान्यता है। फिर आगे बढ़ते हैं, बरजोरी प्रथा। गोंडों में 3 प्रकार के विवाह होते हैं जिसे मंडवा तरी भी कहते हैं। एक होता है पठोनी विवाह, दूसरा होता है चड़ विवाह, तीसरा होता है लमसेना विवाह। तो सबसे पहले देखिए पठोनी विवाह क्या होता है। तो पठोनी विवाह जो है थोड़ा सा सामान्य विवाह से उल्टा होता है। जैसे पठोनी विवाह में क्या होता है कि लड़की जो है बारात लेकर लड़के के घर जाती है और शादी वगैरह संपन्न करके लड़के को फिर अपने घर लेकर आती है, ये होता है पठोनी विवाह। चड़ विवाह क्या होता है, चड़ विवाह जो है एक प्रकार का सामान्य विवाह जैसा होता है कि भाई दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष दोनों दोनों के माँ बाप की या पिता पिता की सहमति से क्या है शादी वगैरह वो उनकी करवा देते हैं, ये चड़ विवाह है। लमसेना विवाह मतलब क्या, लमसेना का मतलब ही होता है घर दामाद। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई जैसे कोई जनजाति में अगर कोई वधु मूल्य चुकाने में क्या है असमर्थ है या वो गरीब परिवार से है, तो उसको क्या करना पड़ता है, अपने ससुराल में जाकर 1 या 2 साल काम करना पड़ता है और काम करके जितना वधु मूल्य रहता है उसका उसको चुकाना पड़ता है। वो चुकाने के बाद ही क्या हो जाते हैं, उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। तो ये लमसेना विवाह होता है। इस प्रकार से शादी के बाद मतलब वहीं पे शादी पहले हो जाती है, वहीं पे रहना पड़ता है, 1-2 साल काम धंधा करना पड़ता है, लकड़ियाँ वगैरह लानी पड़ती है, सारी चीजें करता है। तो घर दामाद की तरह रहना पड़ता है वहाँ। फिर भगेली विवाह क्या है, भगेली विवाह एक राजी बाजी विवाह है। राजी बाजी का मतलब होता है कि जिसमें लड़का और लड़की दोनों राजी होते हैं लेकिन उसके परिवार वाले राजी नहीं होते, तो वो दोनों भागकर क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। जिसमें पटेल वगैरह के घर पर जाते हैं और पटेल वगैरह उनकी शादी वगैरह करवा देता है, जो गांव का मुखिया वगैरह होता है। इसको राजी बाजी या भगेली विवाह कहते हैं। बलात विवाह का मतलब है कि जबरन किसी लड़की को अपने घर में घुसा लेना। तो जब कोई लड़का जबरन किसी लड़की को अपने घर में घुसा लेता है और हाट बाजार में जाकर उस पर हल्दी वगैरह छिड़क देता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो लड़का क्या है, उससे उस लड़की से विवाह करने के लिए इच्छुक है। तो इस प्रकार के विवाह को बलात विवाह कहा जाता है। फिर एक है विधवा विवाह। विधवा विवाह और एक है रखेली विवाह। रखेली विवाह का मतलब है कि जब कोई शादीशुदा व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी अन्य महिला के साथ संबंध रखता है और उसको अपने घर ले आता है, तो इसको रखेली विवाह कहा जाता है। मृतक संस्कार या मृत्यु संस्कार क्या है, तो वो देखते हैं। देखिए, गोंडों में जो अब अंतिम संस्कार किया जाता है तो उनमें एक गीत गाया जाता है जिसको खोहल पाटा गीत कहते हैं। जो गोंड जब अपन किसी की मृत्यु हो जाती है उसका अंतिम संस्कार करते हैं तो खोहल पाटा गीत गाते हैं। इसके अलावा गोंडों में पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते ये, तो ये भी याद रखेंगे आपकी गोंड पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। इसके अलावा नवाखानी एक पर्व या उत्सव के रूप में मनाया जाता है जिसमें वो अपने पितरों वगैरह की पूजा करते हैं।
नवाखानी एक प्रकार का बोल सकते हैं कि फसल जब पक जाती है, तो जब फसल पकने के बाद पहली जो फसल वे अपने पितरों वगैरह को अर्पण करते हैं और अपने पितरों की पूजा करते हैं, उसको नवाखानी कहा जाता है। तो गोंडों की पितरों की पूजा का त्योहार भी है ये, तो इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, गोंडों में जो है जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा प्रचलित है। अगर भाई कोई स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक रूप से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको जलाया जाता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों वगैरह से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको दफनाया जाता है। ठीक है। फिर एक प्रथा है इनमें दस गात्रा, जिसको ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है दस गात्रा। दस गात्रा का मतलब होता है मृत्यु भोज। जैसे 10वां, 11वां, 16वां, 13वां, इस प्रकार के जो हमारे हिंदू समाज में हम लोग करते हैं किसी की मृत्यु के बाद जो मृत्यु भोज होता है, वैसे ही गोंडों में 10 गात्रा एक प्रकार का मृत्यु भोज होता है। तो ये गोंडों में प्रचलित है, इसको याद रखिए। पर्व एवं त्योहार क्या है, तो देखिए सबसे पहले है बीदरी। बीदरी क्या है, तो फसल बोने से पूर्व जो मनाया जाने वाला त्योहार है गोंडों में, उसको बीदरी कहा जाता है। बकबंदी, तो ये प्रकृति जन्य रक्षाबंधन कहा जाता है इसको, बकबंदी, तो आप इसको याद रखेंगे, प्रकृति जन्य रक्षाबंधन। हर ढीली क्या होता है, तो श्रावण मास में अमावस्या के दिन मनाते हैं ये लोग। ठीक है। बेल पूजा के समान एक त्योहार होता है इनका, हर ढीली कहा जाता है जिसे। फिर नवाखानी में आपको बता चुका हूँ कि पितृ पूजा एवं नई फसल के आगमन पर मनाया जाता है। जवारा क्या होता है, तो आदिवासियों की जो शक्ति पूजा होती है, जो नवरात्रि में 9 दिन तक ये पूजा वगैरह करते हैं, तो उसको जवारा कहा जाता है। फिर आगे है मड़ई। देखिए मड़ई क्या होता है, दीपावली की प्रतिपदा के 15 दिन तक मनाया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक उत्सव होता है मड़ई। कितने दिन तक, 15 दिन तक। तो मड़ई, इन इन त्योहारों के आप सिर्फ नाम भी याद रखेंगे तो एग्जाम में हो सकता है कि डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि भाई ये त्योहार जो है किस जनजाति से संबंधित है, ये त्योहार जो है किससे संबंधित है, ये इस त्योहार में क्या होता है, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा याद रखें शॉर्ट तरीके से कि मड़ई जो है दिवाली की प्रतिपदा से 15 दिन तक मनाया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक व्यवसाय है, गौड़ जनजाति से संबंधित है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते, क्षेत्रा त्योहार क्या होता है, क्षेत्रा उत्सव। अब देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि ये बच्चों का त्योहार है पहली बात तो, और इसमें क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो गांव में प्रत्येक घर जाकर अनाज वगैरह जो है इकट्ठा करते हैं, और अनाज इकट्ठा करने के बाद किसी तालाब या किसी नदी के किनारे जाकर उसको पकाते हैं, और पकाकर क्या करते हैं, उसको खाते हैं, और वहीं पे थोड़ा नाच गाना करते हैं, तो उसको छेहता बोला जाता है। ठीक है। तो ये इनके कुछ त्योहार थे, पर्व उत्सव वगैरह थे। अब हम आगे आगे देखते हैं इनके कि ये कौन कौन से देवताओं को मानते हैं, तो देवताओं के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है बड़ा देव। तो बड़ा देव जो है सबसे बड़े और व्यापक देवता है, भगवान शंकर के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ठाकुर देव जो है ग्रामीण देवता है, गांव के रक्षक है। नारायण देव जो है घर की दहलीज पर नारायण देव की पूजा वगैरह की जाती है। धमसेन देव है फिर, बड़े देव के पास धमसेन देव की स्थापना की जाती है और उनकी पूजा वगैरह की जाती है। धमसेन देव, तो इनके चार देवता है, बड़ा देव, ठाकुर देव, नारायण देव और धमसेन देव। फिर इसके बाद देखते हैं सामाजिक व्यवस्था। देखिए सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहला व्यक्ति होता है मुकद्दम। मुकद्दम जो होता है गांव का मुखिया होता है, और इसे गोटिया के नाम से भी जाना जाता है या गोटिया भी कहा जाता है। तो प्रश्न ये बन सकता है कि भाई गोंड जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो गोंड जनजाति में गांव के मुखिया को मुकद्दम, या फिर अन्य नाम उसका क्या है, गोटिया। बरुआ कौन होता है, तो बरुआ भी एक गांव का एक बोल सकते हैं कि एक पंचों में से एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है कि मुकद्दम की अनुपस्थिति में अन्य कार्यों की देखरेख करता है। कोटवार जो होता है ये चौकीदार होता है। गुनिया तो एक वैद्य होता है जो बीमारियों से वगैरह से गांव के लोगों को इलाज वगैरह करता है, गुनिया। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। जैसे महुआ जो है इसको गोंड जो है देव अन्न मानते हैं। तो प्रश्न अगर आपसे पूछा गया कि भाई गोंड जनजाति में देव अन्न जो है किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे गोंड जनजाति में देव अन्न महुआ को कहा जाता है। ये वही महुआ है जिससे वो शराब वगैरह बनाते हैं। फिर अगला है पेज। तो ये पेज जो है इनका सर्वाधिक प्रिय भोजन है। ठीक है।
और मुख्य आहार जो है इनका कोदो का भात, ये मुख्य आहार है। और रात्रि के समय जो भोजन वगैरह करते हैं उसको बियारी कहते हैं। ठीक है। फिर एक और इनमें लारूकाज नाम का एक उत्सव मनाया जाता है, इसमें सुअर वगैरह की बलि वगैरह दी जाती है, तो इसको भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोंडों में लारू तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि लारूकाज उत्सव जो है किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो सुअर, ये जो है गोंड जनजाति में प्रचलित है और सुअर की बलि दी जाती है इसमें। फिर कला और संस्कृति की बात करते हैं, तो कला और संस्कृति में सबसे पहले हम नृत्य देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नृत्य है कर्मा नृत्य। तो कर्मा नृत्य जो है ये कर्म की प्रधानता या कर्म की प्रेरणा देने वाला नृत्य है एक प्रकार का, और विश्व का पहला नृत्य है जिसे गिनीज बुक में शामिल किया गया है, और युवक और युवतियों दोनों द्वारा किया जाता है ये। फिर है सेला नृत्य। ये सेला केवल पुरुष प्रधान नृत्य है, बस आप इसको इतना याद रखना है। और किस जनजाति में किया जाता है? गोंड जनजाति में। भडोनी, विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। तो कर्मा, सेला, भड़ोनी, तीन हो गए। आगे बढ़ते हैं फिर बिरहा। अब देखिए बिरहा क्या होता है, जब बारात घर से निकलती है तो विरह वर्णन के गीत गाए जाते हैं और उसमें कुछ स्त्रियां जो है नृत्य करती है, उसको बिरहा नृत्य के नाम से जाना जाता है। सजनी क्या है? सजनी गीत जो है एक नृत्य है और सजनी गीत गाए जाते हैं, उसमें नृत्य वगैरह करते हैं ये लोग, तो वो सजनी है। सुआ क्या है? ये थोड़ा सा याद रखेंगे। फसल पकने पर सुआ नृत्य उत्सव मनाया जाता है। जैसे एक होता है नवाखानी, वो भी गोंड जनजाति में ही प्रचलित है, और ये सुआ भी, तो इस पे भी वो भी फसल पकने पर ही नवाखानी मनाया जाता है। और सुआ भी क्या है? नवा फसल पकने पर सुआ नृत्य किया जाता है। उसमें पितरों को जो है फसल का जो है अर्पण वगैरह की जाती है पितरों को। पहली जो फसल आती है तो पितरों को वगैरह चढ़ाते हैं। इसमें क्या करते हैं? नृत्य वगैरह करते हैं सुआ में। फिर इनके चित्रकला के बारे में देखते हैं, तो भित्ति चित्र जो है, पहला जो है नौह डोरा। तो रेखाओं और चित्रों का भित्ति अलंकरण, तो दीवारों पर ये कुछ रेखाओं और चित्रों का अलंकरण वगैरह बनाते हैं जिसको नौह डोरा कहा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है नौह डोरा, गोंड जनजाति में प्रचलित है, याद रखेंगे, ये शब्द आ सकता है। गोंड चित्रकला, तो ये मोर, चिड़िया आदि के चित्र वगैरह बनाते हैं जिसको गोंड चित्रकला में, गोंड चित्रकला है ये, जिसमें विभिन्न प्रकार के पक्षियों वगैरह के ये चित्र बनाते हैं, मोर हो गई, चिड़िया हो गई। ठीक है। फिर एक है डिगना चित्रकला और एक है पाटनगढ़ चित्रकला। तो ये दोनों नाम भी याद रखेंगे कि डिगना चित्रकला का संबंध किससे है? तो गोंड जनजाति से। पाटनगढ़ चित्रकला का किससे है? तो गोंड जनजाति से। फिर इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से, इनके नाम भी याद रखें। वैसे तो हम जनजातीय व्यक्ति तो पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इनको, लेकिन अभी एक बार और आप इनको याद कर लीजिए। तो नर्मदा प्रसाद टेकाम हो गया, आनंद सिंह श्याम हो गए, जनगढ़ सिंह श्याम हो गए, लक्कर सिंह श्याम हो गए, और कलाबाई हो गई। ये सब जो है क्या है? जनजातीय चित्रकार है, गौंड जनजाति से संबंधित चित्रकार है। तो इनमें जनगढ़ सिंह श्याम जो है बहुत ही फेमस व्यक्ति है। ठीक है, तो इनको आप जरूर याद रखें। गायन कौन कौन से है फिर इनमें? तो देखिए पंडवानी गायन जो है, पंडवानी गायन गोंडों का प्रमुख गायन जिसमें गोंड राजाओं की गाथाएं गाई जाती है, तो इसको याद रखेंगे। फिर इनमें एक युवा ग्रह होता है जिसको घोटुल प्रथा कहते हैं या घोटुल कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अविवाहित युवक और युवतियां जो है घोटुल नामक संस्था में रहते हैं, जिसमें वो प्रणय संबंध बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है गोंड जनजाति से संबंधित है, घोटुल प्रथा आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा गोंड जनजाति पर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।